Hello, my dear learners. Welcome back to Priyanka Career Hub for UGC NET exam preparation. My name is Priyanka Punjabi. I am UGC NET qualified with 98 percentile in subject code 55 Labor Welfare HRM. Currently, I am working as an assistant professor in BBIP department. So, friends, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज का जो है नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे. एंड फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में 2 डेज ही बाकी है. अभी आप जो है कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए. ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज जो है प्रैक्टिस करो, जिससे जो है आपकी हैबिट हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने की. एग्जाम में आपको जो है इससे आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो प्रॉपर हो पाएगा. तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करिए. अगर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई डाउट आता है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन करके भी बता सकते हैं. कुछ स्टूडेंट्स का डाउट है कि मैम जो है हिंदी में कंटेंट को लेकर आइए, तो मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो ट्राई करूंगी आपका बायलिंगुअल लैंग्वेज में कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए. सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है फ्रेंड्स. इन क्लासरूम कम्युनिकेशन assertion है, in classroom communication teacher should acknowledge and take into account students view. रीजन जो आपका दिया हुआ है, इन अ क्लासरूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन कैन बी इनहेंस्ड बाय एस्टैब्लिशिंग अ व्यू पॉइंट. सो आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है. आपको जो है असर्शन और रीजन ट्रू है या फॉल्स है ये भी बताना है, एंड ये जो असर्शन रीजन है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं उसको भी हमें डिफाइन करना है. सो असर्शन आपसे बोल रहा है इन क्लासरूम कम्युनिकेशन टीचर जो है एक्नॉलेज कर सकता है, स्टूडेंट्स के व्यू को भी ले सकता है. तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो होगा वो आपका राइट होगा. टीचर स्टूडेंट्स के व्यू को ले सकता है क्लासरूम में कम्युनिकेट जब करते हैं तो टीचर स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले सकता है एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट्स को भी दे सकता है. तो ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है. दैट मीन्स कि टीचर स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करता है, अगर टीचर चाहे तो स्टूडेंट से भी ले सकता है. सो इन अ क्लासरूम द probability of message reception can be enhanced by establishing a viewpoint. So establishing a viewpoints का मतलब होता है कि यहाँ पर टीचर जो है अपने व्यू पॉइंट्स को जो है वो इनहेंस भी कर सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी और मैसेज को. सो अगर स्टूडेंट चाहे अपना व्यू पॉइंट देना क्लासरूम में टीचर को या फिर उसके फ्रेंड्स को, तो ये अलाउ करता है. सो आपका ऑप्शन असर्शन एंड रीजन दोनों ही राइट है, एंड ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीजन. सो ये आपका सी जो है वो राइट हो जाएगा. आंसर नंबर सी इज योर राइट. क्वेश्चन नंबर 2. which one of the following is an example of technological barrier? Complexity of ideas, both bandwidth of internet, personal attitude towards technology, and last option is physical location of communicators. सो टेक्नोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज. तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है इंटरनेट जो होता है वो टेक्नोलॉजिकल बैरियर इंटरनेट की वजह से होता है. लो बैंडविड्थ ऑन द इंटरनेट. तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आइडियाज हमारा रिलेटेड नहीं है. पर्सनल एटीट्यूड जो होता है वो आपका साइकोलॉजिकल बैरियर की वजह से होता है. एंड फिजिकल लोकेशन जो होता है वो फिजिकल लोकेशन प्लेस, ये जो बैरियर होता है वो इन्वायरमेंट एंड फिजिकल बैरियर की वजह से होता है. तो डी जो होता है वो होगा आपका इन्वायरमेंटल और फिजिकल बैरियर. ये साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आइडियाज आपका सिमेंटिक बैरियर हो सकता है जिसका पर्सन डबल मीनिंग निकालता है. तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है टेक्नोलॉजिकल बैरियर, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा. लो बैंडविड्थ और इंटरनेट की वजह से जो बैरियर क्रिएट होगा वो टेक्नोलॉजिकल बैरियर होगा. तो बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. असर्शन आपको दिया है अकॉर्डिंग टू नैशिशिका द पॉलिसी ऑफ सौभिचारा occurs when the middle term leads to different opposite conclusion. ये इंडियन लॉजिक का क्वेश्चन है. रीजन में आपको दिया है when the middle term is irregular distributely not related to the major term. So according to the नैशिशिका philosophy, यहाँ पे नैशिशिका जो philosophy होती है पॉलिसी सौभिचारा वो अक्योर करती है when the middle term leads to different opposite conclusion. तो ये जो है वो हमारा राइट हो जाएगा.
When the middle term is irregular distributed not related to the, अगर middle term जो होती है सो बेचारा पॉलिसी में अगर वो जो है इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूट होती है तो ये जो है मेजर टर्म से रिलेटेड नहीं होगी। तो both the assertion and reason are true and R is the correct explanation of the assertion. तो option number C is the right answer. Next question number 4. Survey research is based on which of the following? Constructivism, hermeneutics, इंटरप्रेटिविज्म एंड पॉजिटिविज्म। सर्वे रिसर्च जो होता है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में फ्रेंड्स क्या होता है, हम डेटा को जो है एक्यूरेट होता है, डेटा एक्यूरेट होता है, इसमें बायसनेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है हम अजम्पशन के बेसिस पे रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं, अजम्पशंस होते हैं, डेटा एकदम करेक्ट होता है, स्टेट्स होता है, तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो सर्वे रिसर्च आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च है, तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा पॉजिटिविज्म। क्वांटिटेटिव रिसर्च वाले जो है पॉजिटिविज्म को फॉलो करते हैं एंड क्वालिटेटिव वाले पोस्ट पॉजिटिविज्म को फॉलो करते हैं। पॉजिटिविज्म इज द राइट आंसर। पोस्ट पॉजिटिविज्म असम्पशन के बेसिस पे हम जो है रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। Small amount of atmospheric nitrogen dioxide is produced from polluting sources. Statement number 2. Most of the atmospheric nitrogen of dioxide is produced due to photochemical reaction in the atmosphere. तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है हमारे एटमॉस्फेयर में फोटोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है प्रोड्यूस होता है। लेकिन कुछ आपने देखा होगा जो ट्रैफिक होता है या फिर कुछ पॉल्यूशन की वजह से भी नाइट्रोजन जो ऑक्साइड जो होता है वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो कुछ अमाउंट में सम अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होती है पॉल्यूशन के थ्रू एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू भी जो है नाइट्रोजन प्रोड्यूस होती है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो होगा वो आपका राइट होगा। एंड स्टेटमेंट नंबर 2 भी जो है वो राइट होगा। मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यू टू फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है एंड कुछ जो है पॉल्यूशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड मैं पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग भी आपको जो है गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। पीएचडी इंटरव्यू में, एग्जाम में कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप उससे जो है गाइडेंस ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following waterborne disease may be caused by virus, bacteria and protozoa? फ्रेंड्स ये जो डिसीज होती है वाटर की वजह से जो डिसीज होती है जिसमें होता है, जिसका रीजन होता है वायरस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। ऑप्शन आपके पास दिए हैं कोलेरिया, डायरिया, हेपेटाइटिस एंड टाइफाइड। तो इसका जो आंसर होगा वो डायरिया होगा, क्योंकि डायरिया जो होता है वो वाटरबॉर्न डिसीज है, कोलेरिया भी वाटरबॉर्न डिसीज है, बट वायरस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ के रीजन से जो होती है वो आपकी डायरिया होती है। तो आंसर जो होगा वो बी होगा। हेपेटाइटिस जो डिसीज है फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस डिसीज इन्फेक्शन की वजह से होता है, ड्यू टू इन्फेक्शन। ये हमारे लीवर इम्यून सिस्टम को जो है वो डिस्ट्रॉयड करता है एंड लीवर पे अफेक्ट करता है हेपेटाइटिस डिसीज। टाइफाइड भी आपकी वाटरबॉर्न डिसीज है जो इन्फेक्शन की वजह से होता है। सो ऑप्शन जो है आपका बी यहाँ पे राइट होगा। सो कॉज ड्यू टू वायरस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ इज द वाटरबॉर्न डायरिया डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, Inflibnet Center, which is an autonomous inter-university center of the University Grant Commission, maintains। ऑप्शन आपके पास गिवन है ई ज्ञान कोश, ऑप्शन नंबर बी ई पाठशाला, ऑप्शन नंबर 3 सी शोध गंगा, ऑप्शन नंबर डी स्वयं प्रभा। फ्रेंड्स ये जो इन्फ्लिबनेट सेंटर है ये गुजरात के गांधीनगर में है और इन्फ्लिबनेट सेंटर का वर्क होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये मेंटेन करता है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर को। ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जो कि गुजरात के गांधीनगर में है। ये हमारे रिसर्च से रिलेटेड है। तो ये रिसर्च रिलेटेड मींस
ये जो सेंटर है ऑटोनोमस शोध गंगा, शोध गंगा मीन्स जहां पर स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर, फैकल्टी, पीएचडी स्कॉलर अपनी थीसिस एंड रिसर्च पेपर को जो है सबमिट करते हैं। तो रिसर्च से रिलेटेड आपका जो होता है प्लेटफॉर्म, वो शोध गंगा है। एक इनका सॉफ्टवेयर है शोध शुद्धि, प्लेगरिज्म को अगर हमें रिमूव करना है तो हम उस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा फ्रेंड्स एक मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस है जो एनपीटीईएल के कोर्स भी आपको प्रोवाइड करता है। एनपीटीईएल जो कि इंजीनियरिंग से भी रिलेटेड है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। स्वयं प्रभा जो है एक मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस है जो स्टूडेंट रूरल एरिया में रहते हैं, जिनके पास में एजुकेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। स्वयं में जो लेक्चर्स होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लेकिन अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक एग्जाम देना होता है जिसकी फीस 1000 रुपीज होती है। तो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको एग्जाम में अगर एनरोल करना है, सर्टिफिकेट लेना है, तो फीस आपको 1000 पे करना होती है। अदरवाइज ये जो लेक्चर्स हैं स्टूडेंट्स के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है स्वयं की वेबसाइट पे। सो ऑप्शन इनफ्लिपनेट सेंटर का सी हो जाएगा शोध गंगा, जो कि रिसर्च से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो स्टेटमेंट आपको सॉल्व करना है। स्टेटमेंट नंबर 1, अकॉर्डिंग टू पियाजे द एबिलिटी टू सॉल्व कंजर्वेशन problems depends on having an understanding of three basic aspects of reasoning: identity, compensation, and reversibility. Statement number 2, the stage of classification does not depend on a student's ability to focus on a single characteristic of object in a set and group the object according to that characteristics. So आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है आप चूज करिए पहले, देन आई विल डिस्कस इन डिटेल। सो फ्रेंड्स, जेन पियाजे ने थ्योरी में 4 स्टेजेस को डिफाइन किया है। तो वो 4 स्टेजेस क्या होते हैं? फर्स्ट जो स्टेट होता है, जो चाइल्ड बोर्न होता है, बोर्न चाइल्ड से लेके 2 ईयर तक की एज के लिए होता है सेंसरी स्टेज। ओके, देन उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज, देन उसके बाद कॉन्क्रीट स्टेज, फॉर्मल स्टेज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द थ्योरी सॉल्व कन्वर्सेशन प्रॉब्लम, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। पहले जो स्टेज है सेंसरी स्टेज, जो चाइल्ड का बर्थ हुआ है उसके 2 साल तक की, फिर उसके बाद 2 साल से ऊपर के स्टूडेंट्स की, फिर उसके बाद 8 ईयर के ऊपर के स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पर ये आइडेंटिफिटी और कॉम्पनसेशन और रिवर्सिबिलिटी को शो करता है। सो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो स्टेटमेंट नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या बोला गया है? क्लासिफिकेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन अ स्टूडेंट्स एबिलिटी, तो ये जो होगा वो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जेन पियाजे की थ्योरी के जो क्लासिफिकेशन है 4 स्टेजेस है, वो स्टूडेंट्स की एबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है, एबिलिटी को शो करती है। सेंसरी स्टेज, पहले बच्चा सेंस के थ्रू समझता है, फिर उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज, स्टूडेंट जो है वो रीजनिंग के थ्रू समझता है, या फिर अपने कैलकुलेशन के थ्रू समझता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझता है। कॉन्क्रीट स्टेज, स्टूडेंट्स जो है वो वहां पर थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, वो लॉजिकली चीजों को समझता है। देन उसके बाद आपका जो है फॉर्मल स्टेज में स्टूडेंट्स जो होता है वो ऑल स्टूडेंट्स आर अवेयर इट अबाउट ऑल द थिंग्स। सो स्टेटमेंट नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फर्स्ट इज करेक्ट and second is incorrect. Question number 9. If all men is given as true, then which of the following option can be validly inferred from it? स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये हम यहाँ पे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ए ई आई ओ, ए का मीन्स होता है
all. E means no. I means some. Then O means some, not. अब आपसे यहाँ पे बोला गया है ऑल मैन आर मोर्टल, ये जो है वो ट्रू है। ऑल मैन आर मोर्टल, जब ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ पे ये जो हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी हम इसको बोलते हैं, कॉन्ट्रेरी। यहाँ पे ये ट्रू है तो ये हो जाएगा फॉल्स। बट अगर ये ट्रू है तो यहाँ पर सब कॉन्ट्रेरी जो है ये डाउटफुल हो जाएगा। डाउटफुल की मतलब होता है कि हम इसको फॉल्स नहीं बोल सकते, ये डाउटफुल हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नो मैन इज मोर्टल इज फॉल्स, नो मैन इज मोर्टल इज फॉल्स, यानी कि ए जो है वो राइट है, नो वाला फॉल्स है, ये राइट होगा। सम मैन आर मोर्टल इज ट्रू, ये क्या है आपका सम, तो सम क्या है, ट्रू। सॉरी, ये जो हो जाएगा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये ट्रू है तो ये भी क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका बी, ट्रू। सी सम मेन आर नॉट मॉर्टल इज ट्रू। सम मेन आर मॉर्टल इज ट्रू, तो सम मेन आर मॉर्टल जो होगा वो ट्रू नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये अगर ट्रू है तो ये भी ट्रू हो जाएगा, तो नो मैन इज मोर्टल इज फॉल्स, तो नो वाला जो होगा वो फॉल्स होगा। ये ट्रू जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये जो होगा ये फॉल्स हो जाएगा। बट अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तब ये फॉल्स हो जाएगा, लेकिन सब कॉन्ट्रेरी करते हैं तो भी ये जो है वो डाउटफुल हो जाता है। लेकिन कॉन्ट्रेरी में, कॉन्ट्राडिक्टरी में जस्ट अपोजिट होगा, अगर एक ट्रू होता है तो एक फॉल्स होता है, एक फॉल्स होता है तो एक ट्रू होता है। तो सम मेन आर नॉट मोर्टल इज ट्रू, तो ये जो है वो ट्रू नहीं है, तो सी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। सम मेन आर नॉट मोर्टल इज फॉल्स, तो सम मेन आर मोर्टल जो है वो फॉल्स है, तो डी जो है वो आपका राइट होगा। हम नेक्स्ट देख लेते हैं, सम मेन आर मोर्टल इज फॉल्स, तो सम मेन आर मोर्टल जो है वो ट्रू है, तो ये भी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। सो ए इज द राइट आंसर। ये अगर ट्रू होता है तो ये जो होता है ये भी ट्रू हो जाता है। अगर ऑल ट्रू है तो सम जो है वो ट्रू होता है। अगर यहाँ पर जब हम कॉन्ट्रेरी करते हैं, ए ट्रू है तो नो जो होता है वो फॉल्स हो जाता है। देन अगर यहाँ पे ये ट्रू है तो कॉन्ट्राडिक्टरी में अगर ऑल ट्रू है तो सम नॉट जो होता है वो फॉल्स हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, some of the types of hypothesis are as follows: prescriptive, null, confounding, intervening और explanatory। तो आपको पता है जो हाइपोथेसिस होते हैं, हम एक हाइपोथेसिस को अगर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं तो एक अल्टरनेट को रिजेक्ट करते हैं, अगर अल्टरनेट को रिजेक्ट करते हैं तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। तो हाइपोथेसिस में डिस्क्रिप्टिव जो होता है वो आपका हाइपोथेसिस का एग्जांपल है, एंड नल जो होता है वो हाइपोथेसिस होता है। कंफाउंडिंग और इंटरवेनिंग जो होते हैं वो एक वेरिएबल्स होते हैं जो हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज करते हैं। एक्सप्लेनेटरी जो होता है वो भी आपका हाइपोथेसिस होता है। तो ए बी ई जो है वो राइट आंसर होगा, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the communication among person working at different levels who have no direct relationship is called diagonal communication, horizontal communication, interpersonal communication and upward communication. So friends, जब हमारे डायरेक्ट जो है वो कम्युनिकेशन नहीं होता, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डिफरेंट लेवल्स हु हैव नो डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, जिसमें आप किसी पर्सन को डायरेक्टली रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल
मार्केटिंग मैनेजर जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है एचआर मैनेजर से, एचआर मैनेजर जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है फाइनेंस मैनेजर से, तो इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। वन डिपार्टमेंट अदर डिपार्टमेंट के साथ साथ में इनडायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है, तो कोई भी डायरेक्ट रिपोर्टिंग नहीं होती, तो उस टाइप के कम्युनिकेशन को हम डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब हम ये ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अगर सेम एज ग्रुप का पर्सन, सेम डेजिग्नेशन का पर्सन किसी के साथ में कम्युनिकेट करता है तो उसे हॉरिजॉन्टल। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने किसी फ्रेंड्स के साथ में कम्युनिकेट करते हैं तो वो आपका सेम एज ग्रुप का है, सेम डेजिग्नेशन का है, हॉरिजॉन्टल। अगर आप किसी अपर लेवल के, आपके सेम पोजीशन पे नहीं है, वर्टिकली, उस कम्युनिकेशन को हम वर्टिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं। एक होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल का मीन्स होता है जब हम किसी वन पर्सन के साथ में कम्युनिकेट। इंट्रापर्सनल मीन्स सेल्फ के साथ में कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल मीन्स अब वन पर्सन किसी अदर पर्सन के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इंट्रापर्सनल जो होता है वो सेल्फ कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मिरर के सामने बात कर रहे हैं या खुद से कुछ डिस्कस कर रहे हैं अपने आप से, तो वो इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल जब हम किसी वन पर्सन के साथ में कम्युनिकेट करें। अपवर्ड कम्युनिकेशन एक होता है अपवर्ड। अपवर्ड का मीन्स होता है ए पर्सन, ए पर्सन जो है लोअर लेवल पे है और वो किसी अपने बॉस के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन। अगर जो है बॉस अपने एम्प्लॉय के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड में हम जस्ट ऊपर जाते हैं एंड डाउनवर्ड में जो है हम नीचे आते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। आपके पास ये मैच द पेयर्स है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। आपको ये मैच करना है कि कौन सा इंस्टीट्यूट और बॉडी जो है वो किस प्लेस पे लोकेटेड है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट, यू नो वेरी वेल, एनडीए में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। वेयर इज द वेयर इज लोकेटेड इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, जो कि शिमला में है। 1964 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इंडियन बायोलॉजिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि यूपी नोएडा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस जो कि भोपाल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस जो कि भोपाल में है। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन यूपी लखनऊ में है। सो ए का जो हो जाएगा वो सेकंड, ए का हो जाएगा सेकंड, देन बी फर्स्ट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च लखनऊ। तो आपको दो ही मैच करना था, टू जो है वो ऑलरेडी गिवन है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 डैश, मैसेज हैव मोर और लेस सेम मीनिंग द ऑडियंस, एब्स्ट्रैक्ट, कॉम्प्लेक्स, कैनोटेटिव, डेनोटेटिव। जिसका मीनिंग कम निकल रहा है ऑडियंस को, अपने अकॉर्डिंग हमने किसी बात को, किसी पर्सन को समझाया है, अपनी अपनी लैंग्वेज में हम किसी पर्सन को उस मैसेज को कन्वे कर रहे हैं। डिक्शनरी में उसका मीनिंग नहीं है, लेस मीनिंग निकल रहा है, उसको हम बोलते हैं कैनोटेटिव। डिक्शनरी में जिसका मीनिंग है, फॉर एग्जाम्पल राइट, राइट का मीनिंग होता है लिखना, तो वो लिखना ही होता है। अब ये जो राइट होता है अधिकार, सही, तो वो सही होगा। अब हम इसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज नहीं कर सकते। डिक्शनरी के मीनिंग को हम डिनोटेटिव, एंड जिसका मीनिंग जो है वो लेस होता है, अपने अकॉर्डिंग हम उसको डिफाइन करते हैं, तो वो कैनोटेटिव होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। फ्रेंड्स, ये इंडियन लॉजिक का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है। सो ए आपको दिया है थीसिस, जिसे हम बोलते हैं प्रत्यय, रीजन हेतु, एग्जाम्पल उदाहरणा, एप्लीकेशन उपन्याना। थीसिस प्रत्यय, माउंटेन पे फायर है, ये थीसिस है कि माउंटेन पे आग लगी है, फायर है। रीजन हेतु, रीजन मीन्स बिकॉज,
जब भी बात आए रीजन की तो ये वर्ड लग जाएगा बिकॉज। बिकॉज लगाए तब आप ये अज्यूम कर लेना कि ये हेतु होगा। एग्जाम्पल, उदाहरणा, उदाहरण देके समझाना। तो वॉट एवर देयर इज स्मोक देयर फायर इज इन द किचन। वो बोल रहा है वॉट एवर देयर इज स्मोक देयर फायर इज इन द किचन। तो ये हो जाएगा उदाहरण। उपन्याना, एप्लीकेशन करके देखना, उसको अप्लाई करना। द माउंटेन ऑल्सो हैज स्मोक अकम्पनीड बाय फायर लाइक द किचन। अगर माउंटेन पे भी जो है स्मोक है तो इसका मतलब कि जो है किचन में भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा। इसकी जो इंडियन लॉजिक की जो शॉर्टकट मैंने दी थी वो दी थी फोन, PH, PHUUN। प्रत्यजिना, हेतु, उदाहरणा, उपमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स यूजीसी नेट में बहुत ज्यादा टफ लेवल की नहीं आती है। बैंकिंग की जैसी मैथमेटिक्स यूजीसी नेट पे नहीं पूछी जाती है। नॉर्मल यूजीसी नेट में जो है मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। A businessman buys a house for 9 लाख रुपीस। बिजनेसमैन क्या करता है, हाउस को परचेस करता है 9 लाख रुपीस में। He puts the house on rent and keep 50% of each month rent। वो जो है वो अपने हाउस को 50% ईच मंथ रेंट पे दे देता है। सेपरेटली फॉर रिपेयर्स आफ्टर पेइंग 2,106 as annual tax on the rent. He realized 10% annually on his investment. Find the monthly rate of the rent of the house। तो 9 लाख रुपीस जो है पर्सन का बाय करता है एंड 10% जो होता है वो उसका इन्वेस्टमेंट करता है। तो 9 लाख रुपीस का जो 10% हो जाएगा वो हो जाएगा 90,000। ओके, एंड एज एनुअल टैक्स ऑफ द रेंट ही रियलाइज 10% जो होता है वो इन्वेस्टमेंट करता है 90,000 रुपीज का। तो 90,000 जो होगा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। 10% हम जो है 9 लाख रुपीस का 10% निकालेंगे 90,000। ओके, सो एनुअल जो उसका टैक्स है वो 2,106 रुपीस है, टैक्स जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। एनुअल रेंट, अब वो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द मंथली रेंट ऑफ द हाउस। अब उसका जो 90,000 है वो हो जाएगा एनुअल रेंट। देन 2,106 रुपीज जो होता है वो टैक्स पे करता है। अब प्लस 50% जो होता है उसका रेंट में जाता है। ये हो गया उसका टोटल एनुअल रेंट। अब यहाँ पे ये जो 90,000 और 200 186 ये 85% है। अगर हम 100% इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 50% जो होगा वो रेंट का हो जाएगा। तो ये जो है वो 85% है। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 92,106 जो कि 50, हम इसका 100% निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 1,360 उसका एनुअल रेंट। अब 1,8 सॉरी 1,08,360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आप आंसर हो जाएगा 9,030 रुपीज। सो आंसर जो होगा आपका 3 हो जाएगा। हमसे यहाँ पर मंथली इनकम पूछा गया था इसलिए हमने यहाँ पे 12 से डिवाइड कर दिया। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट नंबर 1, snowball sampling is a type of random sampling. Snowball sampling is helpful when participants belong to hard to reach group. So friends, snowball sampling जो होती है वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो स्टेटमेंट नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा। snowball sampling is helpful when participant belong to hard to reach group. यस, ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। snowball sampling में क्या होता है,
फ्रेंड्स हम जो है एक फॉर एग्जाम्पल हम हमारे सामने पॉट में एक चिट्स है, उसमें से हम एक रैंडमली पिक कर रहे हैं। तो ये एक जो होता है वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग होता है, जिसमें हम नॉन रैंडमली जो है पिक करते हैं सैंपल्स को। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 1 जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा एंड सेकंड जो होगा करेक्ट। Question number 18. According to the NEP National Education Policy 2020, more higher education institutes shall be established and developed in understand region to ensure full access, equity and inclusion, accountability, equality and integration, assessment, equivalence and identity, autonomy, effectiveness and implication. तो हायर एजुकेशन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो किस पे इंश्योर करता है, एक्सेस, इक्विटी एंड इंक्लूजन, मीन्स कि सभी को एजुकेशन का एक्सेस मिले, इक्वालिटी हो एंड इंक्लूजन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सीरीज का फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है। 450, 473, 519, 588, 600, 87, 95। फ्रेंड्स जब डिफरेंस कम होता है तो पहले जो है आप सम करके देखो, देन आप जो है वहां पे सब्ट्रैक्ट करके देखो, माइनस। अब यहाँ पे 450 में से 470, 450 में अगर हम 23 इंटू 1, अब यहाँ पे देखो आप 73 में जब हम 50 को माइनस करते हैं तो 23 आ रहा है, तो 23 1 जा 23, जब ऐड करते हैं तो वी आर गेटिंग द 473। तो 23 से 2 जा 46। अब जब हम 473 में 46 ऐड करते हैं तो मिलता है 590। तो यहाँ पे 23 के जो है मल्टीप्लिकेशन के टेबल में हम उसको ऐड करते जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो राइट हो जाएगा। तो 23 6 देन उसको हमने 795 में ऐड कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था रॉन्ग सीरीज, तो नेक्स्ट सीरीज हो जाएगी आपकी 933। इसमें हम ऐड करेंगे 795 and 933. Option number A is the right answer. Question number 20. It is the last question. Which of the following are the main benefits of networking computers and device rather than using a number of standalone computers? Devices such as printers can be shared, thus reducing cost. Option number 2, license to run software on network or often for cheaper than buying license for an equivalent numbers of standalone computers. Users cannot data files and data. User cannot share files and data. Access to reliable data that comes from central source such as file server. कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में हम डिवाइस प्रिंटर को जो है वो शेयर कर सकते हैं। अगर हम नेटवर्किंग का यूज कर रहे हैं तो प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, जिससे उसकी कॉस्ट क्या होती है वो रिड्यूस हो जाती है। लाइसेंस जो होता है वो सॉफ्टवेयर और नेटवर्क का चीफ होता है, ज्यादा उसमें कॉस्ट नहीं होती है। हम उसको बाय भी कर सकते हैं लाइसेंस को नंबर ऑफ स्टैंडअलोन कंप्यूटर्स को के साथ में भी जो है। यूजर जो है कैन नॉट शेयर फाइल्स इन डेटा। यूजर कैन नॉट फाइल, फ्रेंड्स ये जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ये यहीं तक ही है, तो ये रिपीट हो गई ये वाली लाइन। तो यूजर जो है कैन नॉट शेयर फाइल्स एंड डेटा। यूजर जो है डेटा को फाइल शेयर कर सकता है। ऑब्वियसली जब हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं नेटवर्किंग कंप्यूटर को, तो यूजर फाइल्स को शेयर कर सकता है, वीडियोस को शेयर कर सकता है, इमेज को शेयर कर सकता है। तो सी जो होगा वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। एक्सेस टू रिलायबल डेटा दैट कम्स फ्रॉम सेंट्रल सोर्स सच एज फाइल सर्वर।
ये जो होता है सेंट्रल सोर्स होता है, हम फाइल सर्वर का इसमें रिलायबली डेटा को जो है शेयर कर सकते हैं एंड उसमें सिक्योरिटी के भी चांसेस होते हैं। तो 1 2 4 जो होगा वो आपका राइट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सो मैं आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम फॉर योर एग्जाम। अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।